असल नाज़रीन कराम, लो जी, जिस दिन का इंतज़ार था वो भी आ गया। बड़े दिनों से हम मुंतज़र थे कि IMF के साथ हमारा माहिदा होने वाला है। कुछ लोग कहते थे, ख़ास तौर पर जब अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास की कि कुछ नहीं मिलने वाला पाकिस्तान को। दूसरे लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता। यही नहीं कि पाकिस्तान ने सब शराइत मान ली हैं और महंगाई के पहाड़ अपने लोगों पर तोड़ दिए हैं, बल्कि इसलिए भी कि IMF का इंटरेस्ट भी इसी में है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट ना करे और चलता रहे और मामला आगे बढ़ते रहें। उसके लिए इससे ज़्यादा साजगार माहौल नहीं हो सकता जो इस वक्त है, जो ये हुकूमत दे रही है कि तमाम शराइत मान रही है। टैक्स जितने कहते हैं वो लगा रही है, अपने अखराजात कम करने के कम अज़ कम वादे तो कर रही है, कर तो नहीं रही अखराजात कम। उन तजावीज़ पे अमल करने का ऐलान तो कर रही है जो उनसे कही जा रही हैं, और माजी करीब में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, बुरा नहीं है। IMF का ख्याल यही होगा, तो इसलिए लोगों का ख्याल था कि माहिदा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान चीन की तरफ गया है, वहाँ पहले नवाज शरीफ गए थे, फिर उसके बाद टीम भेजी गई इसाक डार की क़यादत में, फिर खुद शहबाज शरीफ गए, फिर ये कि अब शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी लगता है कि रूस के साथ भी बातचीत हो रही है, तो लगता है कि दूसरा रुख भी दिखाया जा रहा है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन है। ऑप्शन तो नहीं है वो, लेकिन ये दिखाया जा रहा था कि हम बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है कि बेयारो मददगार हैं। ऐसी सूरत में हाल में कहा जा रहा था कि हम खारजा पॉलिसी के कार्ड को बेहतर तौर पर खेल रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ मिलना के लिए मिलना, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब IMF का माहिदा हो गया है, इसके साथ ही हमारे दूसरे मामला कैसे चलेंगे, CPEC कैसे चलेगा, मुल्क की मईशत कैसे चलेगी, महंगाई की क्या सूरत हाल होगी, और सचमुच क्या यही जो तूफ़ान यकम जुलाई से और तेज़ी के साथ लोगों को बहा के ले जा रहा है, उसका क्या मामलात होंगे। ये वो सवालात हैं, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब दरकार हैं, और क्या सचमुच आइंदा हमारी मईशत सही रास्ते पर चल सकती है इस माहिदे के बाद, और फिर हमें इसके बाद किसी माहिदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसी कि हुक्मरान दावा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, जो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं साबक। उनसे हमेशा मैं ऐसे मसले पर राय लेना जो है बहुत ज़रूरी समझता हूँ, तो उन्हीं से पूछते हैं। पहले डॉक्टर साहब, क्या आपने ये सारी जो सूरत हाल देखी, आज सुबह सुबह हमने खबर सुनी थी, खुश हुए होंगे बहुत से लोग तो, और स्टॉक मार्केट भी परसों पता नहीं कैसी रहे, शायद ठीक ही हो जाए, ज़्यादा बेहतर हो जाए। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले के बाद हम कहाँ खड़े हैं? देखिए मीर साहब, ये तो बहुत ज़रूरी था कि IMF के साथ हमारा समझौता हो जाए, क्योंकि जी। IMF एक ऐसा अदारा है जिसको आप कहते हैं लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। यानी कि जब आपके पास कोई और आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपको कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है, और बेसिकली आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो आपको IMF के पास जाना पड़ता है। अब ये IMF का मैंडेट है, उसने हर मुल्क जिसने इस किस्म के मसले होते हैं जो पाकिस्तान में हैं उनके साथ प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, और कई हमारी तरह बहुत रेगुलर उनके कस्टमर हैं, जैसे अर्जेंटीना है और अब हम हैं। तो IMF ने तो करना था, आपके साथ डील तो करनी थी डेफिनेटली, बट हमारी भी रिक्वायरमेंट थी कि उनके साथ डील हो ठीक जाए। है। अब ये जो डील हो गई है, इससे हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन जो अभी तक अचीव हम कर रहे हैं उसको मेंटेन करने में मदद मिलेगी। अगर ये डील ना होती तो बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी हो जानी थी, और इकोनॉमी जो है वो उसने फिर इंस्टेबिलिटी की तरफ जाना था। अब इकोनॉमी जो है जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे स्टेबल रहेगी, और अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसको अब स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाना है। ठीक। ग्रोथ का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त 1.5-2% पे ग्रो कर रही है उसको 5, 6, 7, 8, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रोथ की बहुत हाई है। 7-8 से कम नहीं है।
कम नहीं है, लेकिन इमीडिएटली भी वहाँ हम नहीं पहुँच सकते, बट आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा सकते हैं। और उसमें जाने का राज जो है मेरा ख्याल है वो आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम एक किस्म का आपको टेम्पररी सा रिलीफ देता है कि आप अपने हालात ठीक कर लें, और उसमें जो आपने बातें सुनी होंगी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह की कि वो करने में आप कामयाब हो जाएं तो फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो सिर्फ आपको स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने जो आपसे वायदा किया है वो है, उससे पाकिस्तान के लोगों को बहुत मुश्किल में डाला हुआ है हमने। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, टैक्सेस हैं, और जितने भी आप सोच सकते हैं इस वक्त अवाम के ऊपर बोझ वो पूरी तरह से पड़ा हुआ है। ठीक, ना सिर्फ अवाम पे पड़ा हुआ है, आपकी बिजनेस पे भी है, आपकी तजारत पे भी है। कोई चीज़ जो है इस वक्त मुनासिब तौर पे नहीं चल रही इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा जो मेन मकसद है ग्रोथ के लिए, वो एक ही तरीके से हल हो सकता है कि आपके मुल्क में बेशुमार इन्वेस्टमेंट आए, और वो इन्वेस्टमेंट को आने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोई अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या वो नुकसान ही करेगा या वो कोई फ़ायदा भी कर सकता है, और उसको फ़ायदा करने में उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आएंगी, क्या सरकार उसको मदद करेगा, सरकार उसको रोकेगा, ब्यूरोक्रेसी क्या मांगेगी, टैक्स वाले उससे क्या हशर करेंगे, किस किस्म के एनओसीज दरकार होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने में बड़ा टाइम लगता है लेकिन इन्वेस्टमेंट जाने में एकदम जाती है। ठीक। सो मसला तो अब ये है कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। अब इन्वेस्टमेंट आईएमएफ ने तो नहीं देनी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो अदारा है ही नहीं है। ठीक है। वो अदारा तो सिर्फ माहौल को स्टेबल करने के लिए है। और इन्वेस्टमेंट जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से आती है वो पिछले 50-60 साल में आ जाती है। जब आईएमएफ का प्रोग्राम होता है तो वो दे देते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स हैं आजकल उनमें कोई ख़ास जान नहीं है कि वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर कर सके। सो आपको बेसिकली मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो चाहिए अपनी इकोनॉमी को कंपेटिटिव करने के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर हमारा किसान जो है वो 30 मन गंदम निकालता है एकड़ में से, तो हम 100 मन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक। अगर हमारा लेबर जो है फैक्ट्री में 10,000 रुपये की पैदावार करता है एक लेट्स से दिन में, तो वो 50,000 कैसे कर सकता है, उसको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कैसे ला सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट और मॉडर्नाइजेशन चाहिए। ठीक। आपने जदीद करना है अपनी हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो जदीद नहीं है इकोनॉमी। बहुत पुराने तरीक़ेकार हैं, वर्कर भी इतने कोई ट्रेंड नहीं है, प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकते नहीं हैं, यहाँ बिकते हैं तो बड़े सस्ते दामों बिकते हैं और उनमें कोई वैल्यू एडेड नहीं होती। यानी कि हम राइस तो बेच सकते हैं क्योंकि हमारे पास बासमती की एक मार्केट है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करके कोई उससे सीरियल बना लें या उससे कोई और पाउडर बना लें, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, बेहतर प्रोडक्ट्स के लिए, क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो दुनिया की मार्केट्स में चल सकें। और वो जब
हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये सारी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और एक्सपोर्ट्स में हम बेहतरी लाएंगे, तो फिर वो वक्त आएगा कि हम आईएमएफ के पास फिर कभी नहीं जाएंगे। ठीक। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम आईएमएफ के पास बार बार जाते रहेंगे, और इसी तरह जैसे अभी एपिसोड हुआ है हमारे साथ, इसी तरह के एपिसोड जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। सो आई थिंक हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मतलब इसमें सी पैक के जरिए से कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ज्यादा मिकदार में कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि उसके क्या क्या डायमेंशन थे, वो आई थी। अब भी कुछ चांसेस नजर आते हैं कि शायद इन्वेस्टमेंट वहां से आए। कुछ शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी हम कोई नई एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं। ये अज़रबैजान छोटा सा मुल्क है, शायद ये भी हमारी अटेम्प्ट है। कुछ नए रास्ते भी तलाश कर सकते हैं हम। देखें, बहुत से रास्ते हम तलाश कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहाँ से डेफिनेटली आई है, बहुत आई है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को हमने अपने आप को बेहतर करने के लिए नहीं लगाया। मसलन हमने अगर बिजली के कारखाने लगाए हैं तो वो बहुत महंगे लगा लिए, उसमें जो बिजली बनती थी वो बहुत महंगी थी। उस बिजली से हम कोई ऐसी मसनूआत नहीं बनाते जो हम एक्सपोर्ट कर लें, और ये सारी की सारी बिजली इंपोर्टेड हो गई, डॉलरों में आ गई, तो उसने तो हमारे लिए एक क्राइसिस खड़ा कर दिया। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये सीपैक का कसूर है, कसूर है हमारे डिसीजन मेकर्स का कि उन्होंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज की अपने मुल्क के लिए जो उसको सस्टेन नहीं कर सकी, और वो उसमें जो उसके बेनिफिट्स थे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, और उसके अभी तक बातचीत तो आपको पता है चल रही है, जो हमारी मीडिया में भी इसके ऊपर बहुत होता है और इल्ज़ाम भी लगते हैं। बट हकीकत है कि पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ख़राब निज़ाम बन चुका है। सो हमें अब चीन से डेफिनेटली मदद जो है वो आ सकती है, और बहुत अच्छी आ सकती है। अभी चीन के प्रेसिडेंट जी ने पिछले हफ्ते ही एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नंबर 1, चाइना हाई क्वालिटी डेवलपमेंट कर रहा है। अब हाई क्वालिटी डेवलपमेंट एक फ्रेज है जो चीन इस्तेमाल करता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरीज जो कि पूरे शहरों को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होती है। फिर वो मिनरल्स जो इस चीज़ में जाते हैं। तो चीन ने एक हाई क्वालिटी डेवलपमेंट का एक नया एक किस्म की पूरी चेन निकाल दी है, जिसमें इस वक्त मुकाबला अमेरिका का और चीन का बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये हाई क्वालिटी डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को ये हाई क्वालिटी डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास मिनरल्स भी हैं जो रेयर मिनरल्स डेवलप हो सकते हैं, और चीन उसमें मदद कर सकता है। पाकिस्तान को बैटरीज के लिए भी चाहिए, वो भी चीन से टेक्नोलॉजी आ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डिजिटल है मामला, वो भी चीन के साथ हम कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने चीन से जो एग्जिट कर रहे हैं तो वो हिंदुस्तान जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में एप्पल कंपनी ने अपना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इसी हाई क्वालिटी डेवलपमेंट में। तो हम बड़े पीछे रह जाएंगे अगर हमने ना की हाई क्वालिटी डेवलपमेंट। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम चीन से फ़ायदा उठाएं, और चीन से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स और ये बैटरीज टेक्नोलॉजी और मिनरल्स को डेवलप करना, और ये सोलर एनर्जी, उनकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगाएं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, जिससे हमारी सनत और तरक्की जो है वो सही समत पे आगे बढ़ेगी। मेरा ख्याल बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। आपने बहुत मुख्तलिफ लफ्ज़ों में हमारी रहनुमाई भी की, रास्ते भी दिखाए,
और सुझाए भी कि ये कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक कदम है। इस कदम के साथ हमें बहुत कुछ चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी का एक नया रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है। और कहाँ कहाँ से मदद अगर हमें दरकार है तो वो किस तरीके से ले सकते हैं। यही नहीं कि उनसे कहें सड़कें बना दो, कारखाने लगा दो, ये कर दो, बल्कि बहुत सी टेक्नोलॉजी हमने चीन से लेनी है। चीन ने माजी में भी हमें टेक्नोलॉजी दी है। हमारी जितनी डिफेंस टेक्नोलॉजी है अगर आई है तो चीन से आई है, वरना बाकी हमने हथियार खरीदे हैं अगर किसी मगरबी मुल्क से खरीदे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम बात को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन किराम, एक ही मौजू है आज ही IMF का जो मायदा हुआ है। हम बाकी मुल्क के मामलात को छोड़ते हैं और इस पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत इंतज़ार था ना इसका, हमें बहुत दिनों से जो मायदा होगा, कुछ कहते थे नहीं होगा जी। और जिक्र मैंने अभी किया कि जैसे अमेरिकन कांग्रेस में करारदाद पास हुई तो लोगों ने कहा जी आपको हाथ दिखा दिया जाएगा। कुछ कहते कैसे होगा भाई, वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं करने देंगे। डिफ़ॉल्ट करने का मतलब उनका अपना नुकसान भी होता है। कुछ और भी बातें थी कि पाकिस्तान बहुत सी कार्रवाइयाँ कर रहा था, CPEC का कुछ रिवाइवल भी हो रहा था, शंघाई कॉन्फ्रेंस की तरफ भी जा रहा था, बहुत सी बातें की जा रही थी। लेकिन इस वक्त हमारे सामने सवाल ये है कि IMF का जो एग्रीमेंट हुआ है उसने हमारे लिए एक तरह का बेल आउट तो है, लेकिन महंगाई का जो एक तूफ़ान लोगों पे आ गया है उसका क्या इलाज है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। इस तूफ़ान से, IMF के पैक्ट से नहीं, इस तूफ़ान से वो तो निकलने के बारे में अगर पूछूंगा तो ये कहूँगा कि इसके बाद हमें कोई मायदा ना करना पड़े, वरना सब कह रहे थे कि ये नागुज़ीर है। हर पार्टी यही कह रही थी और यही समझती थी कि अगर ये मायदा न हुआ तो हम गोया मारे गए। एक तरह का डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर ये माहिदा ना हुआ तो ये सारी वो सूरत हाल जिसमें हम डिस्कस करना है। पाकिस्तान के अवाम बहुत सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस माहिदे की खातिर, मैं यही कह सकता हूँ। इसलिए दी हैं कि हमारी मईशत ठीक हो जाए, और मईशत ठीक होने हमें यही दिया गया है। उधर सियासत के मैदान में बड़ी हलचल पैदा हुई है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या किस्से हो रहे हैं, उसको मैं तज़किरा नहीं करना चाहता। मैं नहीं करना चाहता कल जो फैसला आया उस फैसले का क्या असर होगा, आज जो एक छोटा सा फैसला आया उस फैसले का क्या असर होगा, वगैरह वगैरह। लोग सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के एक बयान का तज़किरा भी कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव ना डाला जाए, दबाव डाला जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आज हम इस बात पर कि IMF के माहदे के तौर पर अवाम पर जो असर पड़ेगा उससे बचने का तरीका क्या है, हमारी मईशत कैसे बेहतर होगी और आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस सूरत हाल से निकल आएँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक पैनल, अब इस वक्त डॉक्टर महमूद खालिद साहब जो डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट CPEC के और सीनियर रिसर्चर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक के। उनके साथ डॉक्टर नादिया ताहिर साहबा हैं जी, हमारे मईशत है हमारी बड़ी, और डॉक्टर कैस असलम साहब जिनकी हमेशा मैं एक इनके इनकलाबी रुझान की हमेशा तारीफ़ किया करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, कैस असलम साहब, कि ये सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है आप इसको किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया सर। बात है कि शायद जैसे हमारा अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज थे, स्ट्रक्चर्स के इश्यूज थे, तो मैं भी कह देता हूं कि ये होना जरूरी था। ये तो बात सही है कि IMF भी चाहता था कि हमें पैसे दे दे। मेरा ये ख्याल है कि जो काम हमें खुद कर लेने चाहिए थे अब IMF के दबाव पे हम करने जा रहे हैं। कोई चीज़ें हम बेचेंगे, कोई हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, कई डिपार्टमेंट्स को हम अब वाइंड अप करेंगे, प्रोविंसेस को देंगे। मगर इसके साथ ये भी हुआ है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो भी 30 बिलियन से बढ़ गए हैं। बट आप ये भी देखें कि खबरें ये भी हैं कि इन कुछ महीनों में हुकूमत ने कर्जे बहुत लिए हैं। तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं लेने चाहिए ये कर्जे, ये हुकूमत ही लेगी और इसके बोझ जो है वो अवाम पे, और वहाँ भी आप देखिए जो हमारा बजट आया है उस पे जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उन्हीं पे बोझ डाला गया है। तो IMF की तो शर्त थी कि दूसरे नए लोगों को टैक्स में लाया जाए, वहां तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया। IMF की शर्त थी कि शफाफियत हो, वहां भी हमने कुछ नहीं किया। IMF की शर्त थी कि पॉवर्टी एलिएशन की जाए, वहां भी हमने कुछ नहीं किया। IMF की शर्त थी कि जो है आपका इकोनॉमी जो है वो उसको बड़ा किया जाए, वो भी अभी छोटी है। सो बट ये बात तो सही है कि कैपिटलिस्ट सेक्टर जो है उसमें
कहीं ना कहीं तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है जी, ठीक बात है जी। डॉक्टर नादिया साहबा, आप क्या कहेंगी इस मसले पर? शुक्रिया मीर साहब। इस वक्त जो IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हमें अगले 37 महीनों में तकरीबन $7 बिलियन मिलने हैं, तो ये अगर इसकी शराइत को देखा जाए तो वो तकरीबन वही है टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर पे, रिटेल पे और एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगाने की बात हुई। अच्छा, अगले साल की शरह आमदनी जो होगी उसका 1.5% के करीब टैक्सेस बढ़ाने की बात है। तो इस बजट में अगर आप देखें तो तकरीबन हमने 40% टैक्स रेवेन्यू में इजाफे का एक टारगेट सेट किया था अपने लिए, और IMF उस टारगेट से 2025 तक में चाहता है कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 1.5% बढ़ जाए। यानी अगर 124 ट्रिलियन की GDP का एक प्रोजेक्शन की गई थी बजट में, तो उसका अगर 1.5% टैक्सेस बढ़ाने की बात है तो इसका मतलब है 2 ट्रिलियन और टैक्सेस लगने की बात है। अच्छा, और बजट में जो तकरीबन 5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस की बात थी जो कि 40% बनते थे, लोगों को लगता था वही लामहाल होगा FBR के लिए अचीव करना। अब अगर उसमें 2 ट्रिलियन और का इजाफा कर दिया जाए तो अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हालात होंगे टैक्सेस के। दूसरा शोबा टैक्स के बाद एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की बात IMF कर रहा है कि आने वाले साल में जो पेमेंट्स का एनर्जी सेक्टर में मसला है, सर्कुलर डेट का मसला है और जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, उनके ऊपर इफेक्टिव रिफॉर्म्स की जाए। तीसरी जो खातर खा बात है वो ये है कि जी GDP जो होगी वो तकरीबन 3% के लगभग बढ़ने की बात होगी। अच्छा, अब हमने जो हमारा बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन है उसमें हमारे पास जो महंगे कर्जे हैं जो कि 17% की शरह सूद तक हम चीन से लेने को तैयार थे, और वहां पर भी हम पे कदगन यही थी कि आप पहले सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर करें। तो ये जो शराइत IMF की तरफ से आई हैं, ये वही शराइत हैं जो हमेशा से थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो टारगेट है वो अचीवेबल नहीं होगा। ठीक बात। 2 बिलियन के करीब हर साल मिलेगा और वही अदायगियों के तवाज़ुन में देंगे, तो हालात कुछ मुझे बेहतर होने की उम्मीद इस तरह से नजर नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आता हूँ। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, CPEC का खासतौर पर हवाला आया कि महंगे कर्जे हम वहाँ से लेते रहे हैं और महंगे कर्जे हमें मिलेंगे। पहले भी इसका जिक्र आया है कि हमने वो पैसे जो थे उन प्रोजेक्ट्स पे लगाए, बिजली के प्रोजेक्ट, दूसरी चीज़ों पे जिस पे महंगी बिजली पैदा हुई। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो समझते हैं कि CPEC के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इन्वेस्टमेंट लानी है तो पहले CPEC से ही आएगी, फिर बाकी लोगों हमें शायद हमारी तरफ रजू करें। क्या कहते हैं आप सारी सूरत हाल पर? आप इस मामले को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं अब डायरेक्टर नहीं रहा CPEC के प्रोजेक्ट का। अच्छा। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जब CPEC का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उस वक्त उसकी जो सारी डिटेल्स थी उसका वाकई ही मकसद यही था कि जो एक डेडलॉक है बाहर से इन्वेस्टर्स के पाकिस्तान में आने का, उसको किसी तरीके से तोड़ा जा सके। देखें, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ये फॉलो करती है बाकी तमाम ट्रेंड्स को। जैसे अभी IMF की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो उससे हमें 37, जैसे डॉक्टर नादिया ने बताया कि 37 महीनों में हमें $7 बिलियन मिल रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं हमें मिलेगी, लेकिन ये सारी चीजें एक क्रेडिबिलिटी का मजहर होती हैं कि जिसकी वजह से हमारी एक एंगेजमेंट हो सकती है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। लेकिन प्रॉब्लम इन सारे सिनेरियोज के अंदर ये है कि हम सिर्फ एंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जिन इश्यूज की वजह से हम इस स्टेज तक पहुंचे, हमारी तवज्जो अभी भी उस तक नहीं है। एनर्जी मार्केट्स में सर्कुलर डेट का इशू नहीं है, सर्कुलर डेट आउटकम है। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अलावा जो आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन लॉसेज हैं, ओवरऑल जो कंपनीज जिस तरीके से चल रही, प्रॉब्लम्स उनके हैं। तो अगर हम सिर्फ जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकी वजह से आ रही उनको पास ऑन कर देंगे टू इंडस्ट्री, टू दी कंज्यूमर्स, तो ये मसले का हल नहीं है। हमें जो हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की हर जगह पे मौजूदगी,
बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशन हर किस्म के कारोबार के हवाले से, जो एफबीआर का एक हॉस्टाइल तरीका है टैक्सेस कलेक्ट करने का। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स मिल क्यों स्ट्राइक के ऊपर हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि एफबीआर उनसे ही कहता है कि आप उनके बिहाफ पे विद होल्डिंग टैक्सेस कलेक्ट करें। अब विद होल्डिंग टैक्सेस कलेक्ट करना तो बिजनेसेस की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो एफबीआर का अपना काम है। तो उसूलन हमें इन चीजों को, जो स्ट्रक्चरल हमारे इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना है, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो ओवरऑल एक जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक बात है। नाज़िर किताब, अब आपने बुनियादी गुफ्तगू इस सिलसिले में सुनी, हम बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। कोई स्ट्रक्चरल चेंज हम ला रहे हैं, हमें किन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या अगर टैक्स बेस हम बढ़ा रहे हैं, फ्लोर मिल्स कहते हैं कि हमारा काम नहीं है कि हम ये टैक्स कलेक्ट करते फिरें, जो जिम्मेदारी आपकी है आप करें, हमारा एफबीआर क्या कर रहा है उस पर बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं। इन तमाम मसाइल का कोई हल हमारे पास है कि हम जान छुड़ा सकते हैं महंगाई से भी और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। ये सारी वो बातें हैं जिसका जवाब हम अगले सेगमेंट में तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने कहा, डॉक्टर कैस असलम साहब, बात तो सारे एक ही कर रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई इस निज़ाम में हम कोई तब्दीली ला पाएंगे? सचमुच हम कहते हैं कुछ महकमे कम करना पड़ते हैं, ये कॉस्मेटिक हमारी चेंजेस होंगी? कुछ हम टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं, कह दिया अब जरदारी साहब ने भी कि एग्रीकल्चर टैक्स और होता है और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स और होता है वगैरह वगैरह। कुछ कर पाएंगे? अब एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगा रहे हैं हम, और कुछ लोग कहते हैं एक्सपोर्ट, अब फ्लोर मिलों पर आपने लगाया कि विद होल्डिंग टैक्स लो, वो कहते हैं ये हमारा काम है। हर जिस अदारे पे आप टैक्स लगाते हैं वो कहते हैं हमारा काम है। तो ये इसका क्या इलाज है हमारे पास? देखिए सर, वो एक स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और विल नहीं है। बात यह है कि जब सरकारी इदारों को इतने सालों में काम ना करने की आदत पड़ जाए तो वहाँ बड़े सीरियस रिफॉर्म्स चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर को भी टैक्स बचा के अपना प्रॉफिट बनाने की आदत पड़ जाए तो वहाँ भी बहुत सीरियस रिफॉर्म चाहिए। आपके पास ना एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं ताकि आप एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स पैदा कर लें, ना लैंड रिफॉर्म्स हैं कि एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर नए तरीके से कर लें, ना ही आपने छोटे एंटरप्रेन्योर्स को कोई इंसेंटिव्स दिए हैं। आप एक्सपोर्ट टैक्स लगाना चाहते हैं और फिर डॉलर भी कमाना चाहते हैं, तो कौमें डॉलर कमाती हैं एक्सपोर्ट टैक्स माफ करके। तो बात यह है कि, और चौथा जो है कि ना आपके पास अपनी मशीनरी है, ना आपके पास अपने फाइनेंसेस हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने को तैयार नहीं है, तो बहुत सीरियस आपको प्लान देनी पड़ेगी। और इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसी प्लान नहीं दी कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करने के और प्राइवेट सेक्टर को आज़ाद करने से, ओवर रेगुलेशन से, और प्रोडक्टिव बनाने में अपने यूथ को, कौम को, तो और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के भी प्रॉब्लम। तो मुझे नज़र आता है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे ही बोझ डलेगा। मुझे नज़र आता है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसी को ये सारा एफबीआर के रिफॉर्म्स, शायद पिछली जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई प्लान बनाया था मगर इस गवर्नमेंट ने उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। सो इन अ वे मैं ये समझता हूँ कि ये सब आई वॉश है। IMF को भी पता है कि ये इसी तरह चलेगा इन द कॉन्टेक्स्ट, बट बोझ पड़ेगा क्योंकि जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं होते, जब तक आप डॉलर्स और कमाते नहीं है, बचाते नहीं है, तो ये कर्जे कैसे वापस होंगे? सिर्फ कर्जा लेके वापस नहीं होंगे जी। तो ठीक बात है जी। डॉक्टर नादिया साहब क्या कहेंगी आप? बात तो ये कहते हैं कि ये जो अल्ले तल्ले हमारी हुकूमत के, वो तो कोई मुनासिब समत पर जाते दिखाई नहीं देते। आप क्या कहते हैं? देखिए मीर साहब, किसी भी हुकूमत के जब अखराजात उसके बजट का 80% हों, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर इस वक्त जो एक 17 ट्रिलियन का बजट था उसका 80% हिस्सा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट्स पे खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे नहीं बच रहे। अच्छा, IMF की अगर आप देखते हैं तो जो मुझे अच्छी बात नजर आती है कि प्रोविंसेस ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके IMF के मुआहदे पर बात की है और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें और तमाम सरकारी सतह पे फेडरल गवर्नमेंट अग्री की है। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि जो आप अगले साल इन्फ्लेशन का नंबर देख रहे हैं बजट में,
वो नहीं होगा। 24% IMF खुद लिख रहा है कि जी शरह अफराते ज़र की शरह होगी। अच्छा, फिर जब आपकी एग्रीकल्चर जो कि मेन रेस्क्यूअर था, उस पर जब इनकम टैक्स लगेगा और टैक्स नेट बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी स्क्वीज होगी। हुकूमत के पास भी आमदनी के जो महदूद ज़राए हैं और वो महंगे कर्जे लेने पे बज़िद है बजाय इसके रिफॉर्म करने के, तो ये कोई अच्छी आने वाले मुस्तकबिल की नवीद नहीं दे रही बातें। इसमें जो हमें नजर आती है सिल्वर लाइनिंग वो यही है कि अपनी रिफॉर्म्स हुकूमत को खुद करनी चाहिए। IMF ने भी इस दफा कह दिया है कि ये होम ग्रोन पॉलिसी थी, ये इनकी अपनी दी हुई बातें हैं जो IMF मान रहा है कि आप ये इस्लाहात करेंगे, और IMF और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे नजर आते हैं कि हम स्टेबलाइजिंग ग्रोथ करेंगे। अच्छा, मुझे इस टर्म की मतलब समझ नहीं आती कि स्टेबलाइजिंग ग्रोथ का मतलब IMF क्या ले रहा है। आपकी इतनी बड़ी आबादी जो है वो जब बेरोजगार हो और आप कहें कि हम बिस्क के लिए थोड़ी सी आमदनी इस पे ज्यादा खर्च करेंगे तो इससे फर्क नहीं आएगा। फर्क सिर्फ उसी से आएगा कि जब आप प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ की तरफ आए, आप प्राइवेट सेक्टर को मौके दें कि वो तरक्की करे और वो इन्वेस्टमेंट करेगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जब होगी तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी। और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है और IMF इस पे ये भी कहता है कि आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे रखेंगे और एक्सचेंज रेट को मैनेज नहीं करेंगे। तो अब इसमें हुकूमत का कारनामा ये होगा कि वो किस तरीके से आम कारोबारी हालात को बेहतर करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ की तरफ हम जा सकें। ठीक बात जी। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, ये सारी बातें भी आपने सुनी और आपकी बात भी हमने सुनी। अब आप क्या कहते हैं? कि कहते हैं कुछ हुकूमत कर नहीं पा रही, इनका कोई मंसूबा नहीं है, ग्रोथ को नज़र नहीं आती, कुछ कमाई का जरिया नहीं है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, ज़री पैदावार का कैसा इजाफा होगा, हम तो उल्टे इक़दाम कर रहे हैं। तो कुछ आप क्या नज़र आता है? ये तो मायूस हो जाएं, क्या करें? नहीं, मायूसी की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर इतनी रेजिलियंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने जब भी इस किस्म का डाउनटर्न देखा है तो उसके अंदर हमारे पास दोबारा से वापस इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सलूशन है वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं है। हमारे ख्याल में जो हमने पाइड में रिसर्च भी की है कि इसका जो असल जो आपका क्रक्स है वो है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अब 1.4 ट्रिलियन का इन्होंने बजट के अंदर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रपोज किया है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का उसूलन इकोनॉमी के ऊपर बहुत पॉजिटिव जो इम्पैक्ट वो आना चाहिए, वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम डिलेड होते हैं, उसके अंदर कॉस्ट ओवररन्स आ जाते हैं, फिर उनके जो डिजाइन हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि हर इन्वेस्टमेंट के लिए रेट ऑफ रिटर्न होता है। मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर खर्चा करेंगे तो आपका जो इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम इसकी जगह जो ज्यादा ब्रिजेस बना लेंगे, रोड्स ज्यादा बना लेंगे, बिल्डिंग्स ज्यादा बना लेंगे, तो उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती। हमारा जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस वक्त इकोनॉमी का, वो है प्रोडक्टिविटी। कि हमें प्राइवेट सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इवन गवर्नमेंट की जो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी है, इन सब चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की पंपिंग की जरूरत नहीं है, डिजिटलाइजेशन की जरूरत है कि जिसमें ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो सके और ज्यादातर जो काम है वो टाइम और बाकी रिसोर्स की कॉस्ट से कम हो सके। आप सोचिए कि हमारी एक रिसर्च है जिसको हम कहते हैं स्लज, कि आपने अगर कोई भी कारोबार करना है पाकिस्तान में, उसके करने के लिए आपको तकरीबन कोई 47 जो सी हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत है, जिसके अंदर टाइम लगता है, उसकी वजह से न्यूजेंस होती है और बाकी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक आप अपनी इंफ्रा जो बेसिक आपका इन्वेस्टमेंट या कारोबार करने के तरीके इंप्रूव नहीं करते तो प्रॉब्लम नहीं हल हो सकता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत बार ये मतलब हमने देखा है कि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अगर आप अंदर डिटेल में देखें तो टोटल 500 फर्म्स हैं जो हमारे पास लिस्टेड हैं। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी में सिर्फ 500 फर्म्स हैं कि जो इंटरेस्टेड है कि हमने स्टॉक मार्केट से रिसोर्स इकट्ठे करने हैं। तो उसकी वजह है क्योंकि वो अपने आप को वहां पे एक्सपोज नहीं करना चाहते, एफडीआर से डरते हैं कि अगर हम अपना कारोबार बड़ा कर लेंगे तो हमारे पर ना जाने कितने किस्म के विदहोल्डिंग टैक्सेस की जिम्मेदारी लग जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें अपने फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक बात है
जी नाज़रीन किराम, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रॉब्लम हमारे अंदर है जी, बाहर से नहीं है। IMF जो कह रहा है हमें खुद कुछ करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया अब हमें कर देना चाहिए, डिले नहीं करनी चाहिए। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, अब हम आखिरी सेगमेंट में इस बात पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास अब हल क्या है। सब ने बता दिया प्रॉब्लम क्या है, हल भी बताए कुछ लोगों को, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एग्रीकल्चर पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अखराजात कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, हम अपना रीस्ट्रक्चर करना कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, FBR हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहा है या हमारे लिए मदद कर रहा है। सारी बातें सवाल हैं जो पैदा हो गए हैं। सजेशन क्या है डॉक्टर कैसर असलम साहब, पहले आप ही बताएं हमें जी। सजेशंस जो हैं, पहली बात ये है कि वही हम सब एग्री कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर चेंज हो, एफिशिएंट हो जाएं और जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी जाए यूथ में। बट मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि एक प्लान दे दिया जाए जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वो एग्रीकल्चर ग्रोथ और माइनिंग ग्रोथ से लिंक किया जाए। इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स कम हो और इंडिजिनस एनर्जी सोर्सेज बहुत ज़रूरी है कि अब आप एनर्जी में रिस्ट्रक्चर करके सस्ती एनर्जी, क्लीन एनर्जी दें। मेरा ख्याल है कि SDGs को ही सिर्फ ले लिया जाए तो रोड मैप है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट स्किल बेस्ड एजुकेशन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वही, और वो प्लान चाहिए हमें। और गवर्नमेंट का ये हुजम छोटा किया जाए, करप्ट ऑफिसर्स को फारग किया जाए, तो हमारे पास, मगर वो करने के लिए जो विल चाहिए वो नहीं है। हम तो सियासी लड़ाइयों में हैं, हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि जो जिस तेज़ी से हमें बढ़ना चाहिए इकोनॉमिकली, दुनिया बढ़ रही है, रिसर्च हमारे पास है नहीं, यूनिवर्सिटियां जो हैं वो भी उस काबिल नहीं है कि रिसर्च कर लें। काबिल हैं मगर वो क्योंकि एवरीबॉडी इज टेकिंग इट इजी, किसी को नज़र ही नहीं आ रहा कि जो डायरेक्शन है वो हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, बजाय 21st सेंचुरी की हम रिसर्च को, डेवलपमेंट को, इंडस्ट्री को। और आई एग्री कि ये जो डेटा के थ्रू हमारे पास डेटा है, डेटा माइनिंग करके हम ये सब कुछ कर सकते हैं। विल चाहिए सिर्फ, और प्लान चाहिए कि इस साल ये करना है, अगले साल ये करना है और उससे अगले साल ये करना है, 4-5 साल का। जी डॉक्टर नादिर साहब, ये प्लानिंग हम कहते रहे हैं, 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान, तीसरा दुनिया हमसे प्लानिंग ले गई, दुनिया कोरिया बन गई, दुनिया पता नहीं कि आगे चली गई, हमारे लोग थे जिन्होंने प्लान किया था, वगैरह वगैरह नारे हम बहुत लगाते हैं, करते कुछ नहीं है। अब भी हम कहते हैं कि जी हमारे बैठे हुए लोग इतने दुनिया में इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तानी हैं और काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट यहाँ क्यों नहीं निकलता? मुल्क के अंदर क्यों नहीं कोई हम देख पाते? यहाँ दिवालिया होने के हम दहाने पे पहुंचे हुए हैं। मीर साहब, प्लानिंग की सलाहियत भी अब हमें नहीं रही। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जितने भी हम दादो शुमार देते हैं, हाँ, वो ज्यादातर गलत साबित होते हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल भी इन दादो शुमार के हवाले से नहीं रही। और प्लानिंग भी आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कभी भी कोई भी प्लान हो जिसपे हम पार्शली भी सक्सेसफुली अमल कर सकें। हर साल हमारे बजट के नंबर जो होते हैं वो एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड नंबर्स में बहुत बड़ा गैप होता है। तो मुझे तो तनज़्ज़ुली इस हद तक हुकूमती इदारों में नजर आती है। जो मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत समझ आता है कि जो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं वही सेक्टर ज्यादा टैक्स भी दे सकते हैं और वही सेक्टर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा मुनाफा शरह सूद के बढ़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर का है। 8,000 रुपया, 8,000 ट्रिलियन जो है, हमने 8 ट्रिलियन हमने तकरीबन शरह सूद में डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर को पे करना है। तो जब ये इतना मुनाफा कमा रहे हैं तो क्या वजह है कि ये सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, यूनिवर्सल हेल्थ एंड यूनिवर्सल एजुकेशन स्कीम्स थ्रू इंश्योरेंस नहीं ला सकता, थ्रू कम्युनिटी एंड CSR के थ्रू नहीं ला सकता। तो अगर हम अपना हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के थ्रू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, और ये कोई ऐसी बात मैं नहीं करती, आपके प्रोग्राम्स में मैं हमेशा कह चुकी हूँ कि
और थाईलैंड मिसाल है हमारे सामने कि कैसे उनकी इंश्योरेंस कंपनीज ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम को फंड किया। तो पहली बात यहाँ से है। दूसरी है कि प्रायोरिटी लैंडिंग होनी चाहिए हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, IT सेक्टर के लिए, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके। अगर गवर्नमेंट कैपेसिटी के मामलात को एनर्जी में हल कर लेती है और कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाती है बिजनेसमैन की, तो कोई वजह नहीं कि अगले साल हम ये 3% ग्रोथ के चक्कर से निकल के 6-7% पे ना जाए। ठीक बात, मेरी पूरी यकीन है। लेकिन अगर हम इस रास्ते पे चले तो हम कुछ कर सकते। जी डॉक्टर महमूद खालिद साहब। देखिए, डॉक्टर कैस और डॉक्टर नादिया ने बहुत हद तक चीज़ें जो सी हैं वो स्पेल आउट कर दी हैं। मैं सिर्फ इसमें ऐड करूंगा कि हम उसूलन इमीडिएटली जो है ना वो काम आसानी से कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है। और उसमें जो सबसे इमीडिएट या इम्पोर्टेंट जो आपको रिफॉर्म की जरूरत है वो FBR की टैक्स पॉलिसी है। FBR को सिर्फ टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी के तौर पे ना देखें। इसके रवैये की वजह से या तरीकों की वजह से बिजनेसेस को नुकसान पहुंचता है। इनको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो दूसरा इमीडिएट रिफॉर्म जो हम आसानी से कर सकते हैं वो है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। ओवरऑल जो गवर्नमेंट का काम करने का ढांचा है इसे हमें रिविजिट करना पड़ेगा। सिर्फ मिनिस्ट्रियों को बंद करने से, और वो भी एक्चुअली बंद ना करने से, बजाय इसके कि हम उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे मसले हल नहीं होंगे। तो हमें सीरियसली जो आसानी से काम हम कर सकते हैं FBR और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म है, और होपफुली इसकी वजह से आने वाली चीजें जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तीनों का जी। आपने बहुत तफसील के साथ, नाज़रीन किराम, आपने तफसील के साथ सारी गुफ्तगू सुनी। पहले सलमान शाह साहब की गुफ्तगू सुनी और इस पूरी गुफ्तगू के नतीजे के तौर पर आपने देखा कि बहुत कुछ करने का हमारे पास है। ये जो हमें IMF के साथ पास जाना पड़ा और फंड देना पड़ा है, इसका मतलब यही था कि हम तकरीबन दिवालिया होने वाले थे। उससे बचने के लिए हमें मदद मिल गई है। लेकिन IMF का फ़ंड किसी डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए नहीं होता। ये किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं हुआ करता। ये फ़ंड तो आपके जो सोर्सेज हैं उन, ये आपकी बैंकों में पड़ा रहता है दिखाने के लिए कि आपकी जो रिजर्व ज़खायर हैं वो बेहतर हो गए हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के कामों के लिए होता है। ये बैंकों का बैंक कहलाता है IMF। अब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में चाहिए, इस पर हमने तफसील के साथ गुफ्तगू की है। कहाँ कहाँ चाहिए? डिजिटल मामलात में चाहिए, आपको हाई ग्रोथ में चाहिए, आपको चीन टेक्नोलॉजी के उन शोबों में ऐलान किया उनके सदर ने कि हम उन पर जा रहे हैं। हमें उसमें उनकी मदद दरकार है। हमें अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर अपनी स्ट्रक्चर रिफॉर्म लानी पड़ेगी। FBR ठीक है, हमारी सिविल सर्विस कुछ खा रही है हमारा बहुत कुछ, उनको बेहतर करना पड़ेगा। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, जो इम्कानात हैं, वो यकीनन हमें तरक्की की तरफ इशारा करते हैं। अगर हम इस इशारे को ना समझें और आंखें बंद कर लें तो फिर हमारा कसूर होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।